जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल राज लक्ष्मी कंपटीशन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का ये जो क्लास रहने वाला है ये हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गांधी युग। क्या नाम है? गांधी युग। तो गांधी युग एक ऐसा युग है जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। और हम लोग जो है ना, गांधी युग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, गांधी जी से रिलेटेड जितने भी उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितना भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में या हिस्ट्री में हमारा दिया गया है, हम उनको आज एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लें गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी के बारे में ये जानें कि गांधी युग जो है गांधी के जन्म से रिलेटेड है। किससे है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक। आपको बता दें गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिला, गुजरात के पोरबंदर में काठियावाड़ जिला है। कौन सा जिला है? काठियावाड़ जिला में उनका जन्म हुआ। याद रखना है आपको। एक बात हम आपको बता दें, हम जितने भी बातें बताते हैं आपको, हम अगर कोई भी कहानी अगर बता रहे हैं आपको, तो उस चीज़ को आप लिखने का प्रयास करें ताकि जो हम लगभग ज़्यादा बात बोलते हैं उसी से आपको एक कहानी सीक्वेंस तैयार हो जाएगा और आपको याद करने में आसानी होगी। बोर्ड पे जो आप देख रहे हैं ये हम मेन पॉइंट लिख रखे हैं। इन पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे, हम इनके बारे में आपको हम बताएंगे, डिस्कस कराएंगे। तो चलिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ जिला इनका गाँव है और गुजरात राज्य हो गया और पोरबंदर इनका सिटी हो गया। तो गुजरात के पोरबंदर में काठियावाड़ जिला में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इनके जन्म से रिलेटेड 2 अक्टूबर को ही हम लोग मनाते हैं अहिंसा दिवस। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की अगर बात की जाए तो 2 अक्टूबर को जो मनाते हैं वो गांधी जी का जन्म तिथि है। आपको याद रखना है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और यही 2 अक्टूबर को जो हम लोग अहिंसा दिवस मनाए जाते हैं गांधी जी के जन्म को याद करते हुए। चलिए, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ जिले में हुआ। इनके पिता के बारे में, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम है? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी को लोग काबा गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा गांधी। करमचंद गांधी बोलिए या काबा गांधी। तो महात्मा गांधी का पिता का नाम हो गया करमचंद गांधी। उन्हें लोग काबा गांधी भी कहते हैं। वो दीवान थे, राजकोट का जो है ना वो दीवान थे। क्या थे वो? दीवान। वो जो है ना राजकोट के दीवान थे। कौन? गांधी जी के पिता। गांधी जी की माता का नाम अगर बात करें, गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पिता का नाम हो गया करमचंद गांधी, माता का नाम हो गया पुतलीबाई और इनकी पत्नी का अगर नाम बात करें, पत्नी का नाम हो गया कस्तूरबा गांधी। गांधी जी उनको प्रेम से बा बोलते थे। क्या कहते थे? बा। गांधी जी के 4 पुत्र हुए। गांधी जी कितने पुत्र हुए? 4। इन चारों पुत्र में आपका हो गया हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। क्या क्या हो गया? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। देखिए 2 लाल है और 2 दास है। याद रखना आपको, गांधी जी के 4 पुत्र हुए, 2 लाल और 2 दास। ऐसे याद रखना आपको। गांधी जी के 4 पुत्र, 2 लाल और 2 दास, हरिलाल मणिलाल, हरिलाल मणिलाल। देखिए यहाँ हरिलाल और मणिलाल। उसके बाद में रामदास देवदास, रामदास देवदास। तो गांधी जी के 4 पुत्र, 2 लाल और 2 दास, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ये 4 पुत्र हो गए। और बाकी बात, एक पुत्र को गांधी जी ने गोद लिया था, उसका नाम है, 5वां पुत्र जिसको कहा जाता है उसका नाम है जमना लाल बजाज, जो कि किस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम क्या है? जमना लाल बजाज, जिसको गांधी जी ने क्या किया था? गोद लिया था। आपको इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद एक शिष्या थी इनकी, गांधी जी की एकमात्र शिष्या थी, उसका नाम है मीराबेन। क्या नाम है? मीराबेन। ये मीराबेन जो हमेशा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चली है। गांधी जी जहां भी सत्याग्रह किए हैं, जहां भी आंदोलन किए हैं, हमेशा गांधी जी के साथ बनी रही है। उसका नाम है मीराबेन। याद रखना आपको, गांधी जी की शिष्या का नाम है मीराबेन। गांधी जी ने एक आत्मकथा लिखी है, अपने जीवन पर एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम रखा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये पुस्तक जो है गांधी जी के जीवन पर आधारित है। गांधी जी ने स्वयं इसको लिखा है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन माई लाइफ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कहीं कि आपको इस तरह से डायरेक्टली मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो गांधी जी का। या फिर इस तरह से अगर आ जाए कि गांधी जी ने आत्म जो कथा लिखी उसका नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आपको इस चीज को याद रखना, ये इनकी आत्मकथा है। अब बात कर लें गांधी जी की मृत्यु की बात, तो गांधी जी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को हुआ। और उसी 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो शहीद दिवस। गांधी जी के पुण्यतिथि जो हुआ 30 जनवरी 1948 को, और इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए गांधी जी के जन्म से रिलेटेड एक दिवस हो गया अहिंसा दिवस, और उनके मृत्यु यानी कि पुण्यतिथि के रिलेटेड 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस।
आपको ये बता दें कि गांधी जी की मृत्यु नाथूराम गोडसे की वजह से हुआ। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली में बिरला भवन के पास, दिल्ली में बिरला भवन के पास में क्या किया, उनको गोली मार दिया सुबह सुबह। गांधी जी मॉर्निंग वॉकिंग पे निकले थे और उसी बीच में नाथूराम गोडसे ने अपने इटालियन पिस्टल से उनको गोली मार दिया। क्या मार दिया, गोली मार दिया 30 जनवरी 1948 को। इसलिए 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई और इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए, अब गांधी जी के, ये तो हम लोग जन्म और मृत्यु को हम लोग जान लिए, गांधी जी के पिता माता इनके पुत्रों के बारे में जान लिए। अब गांधी जी के जीवन की कृतियों के बारे में हम लोग जानते हैं, इनका जीवन काल किस प्रकार से बीता, गांधी जी ने क्या क्या किया। अब देखिए, गांधी जी एक वकील थे, बहुत ही होनहार वकील थे। इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई लंदन से पूरा किया था। कहाँ से पूरा किया था, लंदन से। ये लंदन गए 1888 ईस्वी में और 1891 में वापस आए पढ़ करके। ये 3 साल तक ये जो है ना बैरिस्टर की पढ़ाई किए हैं लंदन में जाकर के। गांधी जी 1888 में गए और 1891 में लंदन तक रहे, यानी 3 साल तक ये रह करके वहाँ पे वरिष्ठर यानी कि वकालत की पढ़ाई की और अपनी वकालत पूरा करके ये वापस इंडिया लौटे। 1800, याद रखना आपको, गांधी जी इंग्लैंड कब गए वकालत के लिए, 1888 में, और कब वापस आए, 1891 ईस्वी में। गांधी जी इंग्लैंड कब गए, 1888 में, और 1891 तक इन्होंने क्या किया, 3 साल तक वकालत की पढ़ाई की और वकालत पूरा करने के बाद ये भारत वापस आए। ये गांधी जी का अगर बात करें, ये जो प्रभावित थे ये 2 व्यक्ति से। इनके एक राजनीतिक गुरु हैं और एक दार्शनिक गुरु हैं, एक राजनीतिक गुरु और एक दार्शनिक गुरु। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो गए, गोपाल कृष्ण। यानी गांधी जी ने अपने जीवन में राजनीतिक करियर को जो स्टार्ट किया, किसको गुरु मान करके, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। और अगर दार्शनिक गुरु की बात करें तो ये लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे, चूंकि लियो टॉल्स्टॉय उस टाइम बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और गांधी जी उनके जीवन से अत्यधिक प्रेरित थे, इसलिए वो अपना दार्शनिक गुरु उसको मानते थे। तो गांधी जी का दार्शनिक गुरु हो गया लियो टॉल्स्टॉय और गांधी जी का राजनीतिक गुरु हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। ये 2 चीज को आपको याद करना है, आपको अच्छी तरह से लिखना है। यहाँ हम लिख रखे हैं, गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले और दार्शनिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी का जो मृत्यु हुआ, उनको जो है ना दिल्ली में दफनाया गया, राजघाट। उनके समाधि स्थल का नाम है राजघाट। आप इसको अच्छा से लिख लें, गांधी जी का समाधि स्थल का नाम क्या है, राजघाट है। ये दिल्ली में है। राजघाट कहाँ है, दिल्ली में, याद रखिएगा आपको। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में है। इन्होंने वकालत पढ़ाई कब की, 1888 से लेकर 1891। कहाँ पे, इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, आपको याद रखना है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, लंदन। और लंदन से इन्होंने क्या किया, वकालत की पढ़ाई की। इसके बाद जब ये वकालत कंप्लीट करके भारत आए 1891 में, तो उसी वक्त 1893 ईस्वी में, यानी कि भारत आने के बाद वकालत के लिए 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका में। एक व्यापारी थे, उसका नाम था सेठ अब्दुल्ला। क्या नाम था, सेठ अब्दुल्ला था, वो व्यापारी थे। उन्हीं के मुकदमे के सिलसिले में ये कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका। तो सेठ अब्दुल्ला ने इनको आमंत्रित किया और ये सेठ अब्दुल्ला के लिए ये कहाँ गए, इंडिया से दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, उनके लिए वकालत की। तो याद रखना आपको कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, 1893 ईस्वी में। किस सिलसिले में गया, तो वकालत के सिलसिले में गया। किसके वकालत करने के लिए, सेठ अब्दुल्ला के वकालत करने के लिए। आपको इस चीज को अच्छा से याद रखना है। देखिए यहाँ लिख रखे हैं, गांधी जी अफ्रीका प्रवास किया 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका ये गए और किस लिए गए, तो वकालत के लिए, सेठ अब्दुल्ला का वकालत करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका से 1893 में गए और ये वापस जो आए पूर्ण रूपेण से। इसके बाद देखिए 1893 में गए, इनका आना जाना लगा रहा। 1901 में आए, 1903 में आए, 1907 में आए। ये अपने आना जाना यानी कि अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से भारत आना जाना इनका ये लगा रहा। लेकिन पूर्णतः अगर बात करें कि हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आ गए ये, तो ये 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी 1915 को जो इंडिया जब वापस आ गया, उसके बाद वापस दक्षिण अफ्रीका ये नहीं गए। इसलिए करके भारत में इसका एक दिवस मनाया गया 9 जनवरी को, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस कहते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख रखे हैं कि भारत आगमन जो उनका हुआ अंतिम रूप से 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब किए, 1893 में, और अंतिम रूप से वापस जब आए ये तो 9 जनवरी 1915 को। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका नहीं गए। तो इनका इसलिए 9 जनवरी के दिन ही, 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, गांधी जी अफ्रीका में जब रहे वहां पे 1893 से लेकर के 1915 तक, इस दरमियान में बहुत सारे वहां पे काम हुआ। क्या काम हुआ, जैसे कि पहले तो ये वकालत तो वहाँ करते ही थे, अपना वकालत वहीं स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और एक बार की घटना है, होता क्या है, गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे फर्स्ट क्लास ट्रेन में। कहाँ जा रहे थे, फर्स्ट क्लास ट्रेन में, यानी कि वहाँ जो ट्रेन था वो फर्स्ट क्लास श्रेणी जो था, प्रथम श्रेणी में गांधी जी बैठे हुए थे। और कहाँ से जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया। आप इस चीज को याद कर लीजिएगा और लिख लीजिए कि गांधी जी डरबन से लेकर के प्रिटोरिया जा रहे थे। और बीच में एक स्टेशन पड़ता है, उस स्टेशन का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग मार्ट्सबर्ग। क्या नाम है उसका, पीटर्सबर्ग मार्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। हम देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पीटर मार्ट्सबर्ग, मार्ट्सबर्ग
रेलवे स्टेशन, ये जो देख रहे हैं आप पीटर मारिट्सबर्ग, क्या नाम है, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन पड़ता है। कहां से जाने दरमियान में, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और बीच में रेलवे स्टेशन पड़ता है पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। वहां पे क्या किया गया, गांधी जी को प्रथम श्रेणी से, यानी प्रथम श्रेणी का जो डब्बा था यानी फर्स्ट क्लास श्रेणी से, उसको उठा करके स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया। आप इस चीज को याद रखिए, गांधी जी को पीटरबर्ग मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से क्या किया, इसको वहां से ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। और क्यों बाहर निकाला गया, तो देखिए वहां उनका कहना था कि फर्स्ट क्लास श्रेणी में हम कुत्ते और भारतीय को प्रवेश करने से वर्जित रखे हैं, यानी कि वहां के लोगों का मानना था कि भारतीय जो है ना, बहुत ही मतलब कि भारतीयों को वहां पे अपमानित किया जाता था। भारतीय को लोग काले कहते थे, क्या कहते थे, काले कहते थे। और वहां पे रंग के मामले में गोरे और काले में भेदभाव चलती थी। वहां क्या था, गोरे और कालों में क्या था, मतलब भेदभाव था, उसको वहां पे रंग भेद कहा जाता है, रंग भेद की नीति, रंग भेद का नीति वहां लागू था। वहां के अलावा जो है भारतीय हो या अन्य किसी देश के दूसरे हो या अन्य समुदाय के लोग हो जो कि काले, उसके साथ में बहुत अत्यधिक भेदभाव किया जाता था। गांधी जी को भारतीय होने के कारण क्या हुआ, इनको फर्स्ट क्लास श्रेणी से बाहर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया, ये है स्टेशन का नाम पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया। इस चीज को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। अब गांधी जी इस बात को लेकर के पूरी तरह से अड़ गए कि अगर आपको इतना ही ऐतराज था तो आपने हमें स्टेशन पर टिकट क्यों दिया। अगर आपको ये पता था कि हम काले या भारतीयों को फर्स्ट क्लास श्रेणी में मतलब ट्रेवल करने का मतलब नहीं देते अथॉरिटी, तो आपने हमें टिकट क्यों दिया। और आपने अगर टिकट दिया है तो मेरा अधिकार है कि हम इस ट्रेन से सफर करेंगे। गांधी जी वो स्टेशन पे पूरा हंगामा करते हैं पूरी तरह से, यानी कि क्या मतलब तरह से माहौल क्रिएट हो जाता है। और अंततः ये होता है कि गांधी जी को ट्रेन से फिर वापस जो है बाइज्जत उनको सफर करने दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक घटना घटती है गांधी जी साहब ने दक्षिण अफ्रीका में। और इस घटना के बाद गांधी जी जो है ना, ये पूरी तरह से अफ्रीका वासियों से क्षुब्ध हो जाते हैं। वहां के नीति कानून से ये पूरी तरह से एकदम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, वहां पे रंगभेद के विरुद्ध जो है ना, वहां पे क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। तो ये सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया। अफ्रीका यानी गोरो लोगों के विरुद्ध। ये वहाँ अन्य जो जितने भी नीचे तबके के लोग थे उनके लिए अभी वहाँ पे इन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे सत्याग्रह करना शुरू कर दिया, वहाँ पे पत्रिकाएं प्रकाशित करना शुरू कर दिया। तो गांधी जी सबसे पहले जो पत्रिका जो प्रकाशित किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन। ये दक्षिण अफ्रीका में चलाया था 1906 में। याद रखिएगा, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका 1906 में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया। और वहीं पे जो है ना, उन गोरों के लोगों के विरुद्ध जो है रंगभेद नीति अपनाया, रंगभेद नीति भी चलाया। इसके बाद गांधी जी ने वहां पे प्रथम सत्याग्रह जो चलाया गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया। वहां पे इन्होंने क्या किया, एक आश्रम की स्थापना किया, उसका नाम था पिनिक्स आश्रम। क्या नाम था, पिनिक्स आश्रम। और इन्होंने एक आश्रम और स्थापना किया टॉल्स्टॉय आश्रम, टॉल्स्टॉय फॉर्म का, यानी टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना किया, पिनिक्स आश्रम का स्थापना किया। और वहां पे क्या चलाया, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलाया, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी चलाई। ये सारा घटनाएं जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ऑलरेडी वहां पे कंप्लीट चला रहे थे। तो चलिए थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यहाँ लिखे हुए हैं, प्रथम सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया 1906 ईस्वी में किया। कब किया, 1906 में। कहा किया वो, अफ्रीका में। 1906 ईस्वी में अफ्रीका में किया प्रथम सत्याग्रह। और कहता है भारत में अगर प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो 1917 ईस्वी में चंपारण में। आपको याद रखना है कि गांधी जी ने अगर बात करें, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया, दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। और उन्हीं 1906 ईस्वी में ही क्या किया इन्होंने, 1906 ईस्वी में क्या चलाया, 1906 ईस्वी में चलाया व्यक्तिगत सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रह जो चला इनका 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। प्रथम सत्याग्रह चला 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। तो अगर भारत की बात करें कि गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो 1917 ईस्वी में चंपारण में। माफ कीजिएगा, अभी मैंने आपको बता दिया कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका 1906 में हुआ था, नहीं 1906 नहीं बल्कि 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका चलाया था और 1906 में सत्याग्रह किया था इन्होंने। इस तरह से आप याद रखिए, ये सही है। 1903 ईस्वी में क्या किया, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका 1903 में चलाया। 1903 ईस्वी में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका चलाया। और 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह किया, कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह किस लिए किया, वही रंग को लेकर के भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ इन्होंने वहां पे आंदोलन चलाया। इसके बाद गांधी जी जब अफ्रीका से वापस इंडिया आ गया तो 9 जनवरी 1915 को और भारत आते ही इन्होंने क्या किया, भारत यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। क्या किया इन्होंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। देखिए हम यहाँ लिख रखे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया किसने, गांधी जी ने। कब किया, 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए और यहाँ आने के बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और उसी तारीख को 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, हम लोग अभी भी मनाते हैं। जो इसका प्रथम सत्याग्रह की बात करें
तो दक्षिण अफ्रीका 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह की बात करेंगे तो 1917 ईस्वी में चंपारण में। अब चंपारण की बात कर लें अगर, चंपारण में सत्याग्रह करने का वजह क्या था इनका, तो चंपारण में सत्याग्रह का वजह था भारत के चंपारण, यानी चंपारण जिला हमारे बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार में चंपारण जिला था, उस वक्त वहाँ पे अंग्रेजों का बहुत ही कठोर शासन नियम लागू था। वहाँ पे किसानों से बायजबरन जो है ना नील की खेती करवाई जाती थी। इस नील की खेती को वो लोग तीन कठिया प्रथा कहते थे। क्या कहते थे? तीन कठिया प्रथा। इसका मतलब हो गया कि मतलब तीन कठिया प्रथा मतलब क्या कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना होता था, यानी कि 3/20 अगर 20 में से 3 कट्ठा में क्या करना होता था? नील की खेती। इसलिए इसको कहते थे तीन कठिया प्रथा। क्या कहते थे इसको? तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा में क्या था कि किसानों से बायजबरन जो है 3 कट्ठे में नील की खेती करवाते थे, और किसान जो है नील की खेती करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? कि नील की खेती से जो है ना भूमि जो है ना बंजर हो जाती थी। नील जब खेत में गिरता था तो उसमें उसके नील के वजह से जो है ना खेत की मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती थी, भूमि बंजर हो जाता था। यानी एक बार अगर नील की खेती हो जाए तो दोबारा उस पर कोई फसल वगैरह वो नहीं बो पाते थे। इससे क्या होता था? किसानों का भूमि धीरे धीरे बंजर होते जा रहा था, और अंग्रेज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको अपने वस्त्रों में नील चाहिए था लगाने के लिए, साथ साथ में व्यापार के लिए नील चाहिए था। इसलिए वो बायजबरन वहाँ पे बिहार में किसानों से नील की खेती करवाते थे, और इस के वजह से किसान यहाँ के पूरी तरह से एकदम क्षुब्ध हो चुके थे। तो किसान नेता थे, चंपारण के किसान नेता थे, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। आप इसको लिख लीजिएगा कि चंपारण जिला में जो किसान थे उन किसानों के एक नेता थे, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल से गांधी जी गुजरात के पोरबंदर में मिले थे एक बार, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में उनको पता था, तो वो क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं गांधी जी के लिए कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी व्यवस्था चल रही है, हमारा यहाँ हालत बहुत खराब है, किसानों की स्थिति दयनीय है, आप हमारे बिहार चंपारण में आइए और हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो गांधी जी उनके पत्र को पढ़ करके उनके ही बुलावे पर वो चंपारण आते हैं 1917 ईस्वी में, और यहाँ किसानों की स्थिति देख करके उनको बड़ा ही दुख होता है। उन्हें लगता है कि हमारे भारत में इतनी व्यवस्था मतलब कि डेंजर चल रही है, लचर पचर चल रही है, और हम अफ्रीका में इतना कर चुके हैं दूसरे के लिए, तो अपने देश के लिए क्यों नहीं कुछ करेंगे। इसीलिए गांधी जी क्या करते हैं, 1917 ईस्वी में भारत में प्रथम सत्याग्रह शुरू करता है, और यह सत्याग्रह संभवतः सफल भी होती है, क्योंकि इस आंदोलन के बाद जो है अंग्रेजों ने वो जो तीन कठिया प्रथा था इसको बंद कर दिया। तीन कठिया प्रथा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी कि नील की खेती करने के लिए जो 3 कट्ठा भूमि अनिवार्य था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। यानी कि यह सत्याग्रह क्या हुआ? सफल हुआ। याद रखिएगा कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? चंपारण में 1917 ईस्वी में। किसके विरुद्ध हो गया? तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध। और क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे नील की खेती बायजबरन कराई जाती थी, और यह सत्याग्रह सफल भी रहा। अब बात करें कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कब हुआ। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कब हुआ? तो गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन को कहते हैं। किसको कहते हैं? असहयोग आंदोलन को। और ये 1920 से 22 तक चला, 1920 से लेकर के 22 तक। आपको बता दें कि गांधी जी ने प्रथम जन आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया। किसका शुरुआत किया? असहयोग आंदोलन का। अब असहयोग आंदोलन क्या था? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन का शुरुआत इसलिए क्या, वो चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से हमारा राज्य देश छोड़ करके वो अपना वापस चला जाए। तो उन्होंने लोगों को जागरूक किया और कहा कि अंग्रेजों द्वारा जो भी बनाया गया वस्तु है उनका बहिष्कार किया जाए, उनके वस्तु को हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। तो उनकी वस्तु जब हम लोग नहीं खरीदेंगे ना उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कंपनी क्या होगा, धीरे धीरे बंद कर देंगे, और बंद करेंगे तो उनको बायजबरन मजबूरन यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन का आह्वान किया 1920 ईस्वी में। अब देखिए होता क्या है, इसके बाद पर गांधी जी के बाद पर लोग पूरी तरह से खुल करके समर्थन में आए। यह आंदोलन धीरे धीरे इतना व्यापक हो गया कि पूरे भारत में इसका मतलब कि असर पड़ गया, हर जगह पे ये आंदोलन छिड़ गया। और इसमें जो है ना लाखों लाखों का संपत्ति यानी कि जो है ना नुकसान हुआ। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे नेता सरकारी कामकाज को छोड़ दिए। यानी गांधी जी का डायरेक्ट कहना था कि अंग्रेजों का पूरी तरह से मदद करना बंद करो, अंग्रेजी काम को छोड़ दो, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ना छोड़ दो, अंग्रेज का बनाया गया वस्तु को त्याग दो। तो सभी लोगों ने घर के कपड़े, टीवी, फ्रिज जो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ था उस वक्त का सारा बाहर निकाल कर रोडों पर पूरी तरह से आग जलाया। अपने अपने घरों का सारा सामान बाहर निकाल करके सबका तोड़फोड़ कर दिया। यानी पूरी तरह से बहिष्कार किया, पूरी तरह से आगजनी हुई, लोगों का काफी नुकसान हुआ। और इस प्रकार से यह आंदोलन धीरे धीरे देखते बढ़ते बढ़ते पूरा देश में एकदम फैल गया ये। तो इस प्रकार से यह आंदोलन जन आंदोलन कहलाया, क्योंकि लोगों का आंदोलन बन गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और ये लोग अपना आंदोलन खुद का मान लिए, इसलिए कहा गया यह जन आंदोलन हो गया। और ये 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। गांधी अगर होता क्या है कि यह आंदोलन 22 तक ही क्यों चला, यह आंदोलन असफल हो गया। यह आंदोलन क्या हो गया? असफल। असफल होने के कारण क्या है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वो मार काट लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे। वे शांति से सत्याग्रह करके, भूख हड़ताल करके, मतलब अपने बात से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे देश से। इसलिए वो अहिंसा का मानते थे, अहिंसावादी थे। क्योंकि होता क्या है कि 1922 ईस्वी में गांधी जी
उस वक्त यहाँ नहीं रहते हैं, वो रहते हैं बारदोली में। कहाँ रहते हैं? बारदोली में। 1922 में गांधी जी रहते हैं बारदोली में। और होता क्या है, गोरखपुर में एक जिला है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एक जिला क्या है? गोरखपुर। और वहाँ पे एक जगह है चौरी चौरा। क्या है? चौरी चौरा। चौरी चौरा नामक जगह पर जो है ना 5 फरवरी 1922 को क्या होता है कि एक पुलिस स्टेशन पर क्या होता है कि बमबारी कर दिया जाता है। मतलब असहयोग आंदोलन के जितने भी आंदोलनकारी होते हैं सब लोग, सब ये सब रोड से जा रहे होते हैं, तो पुलिस प्रशासन जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है उसको विरोध किया जाता है कि आंदोलन को बंद करो, तुम लोग धरना प्रदर्शन मत करो, तुम लोग अपना अपना घर जाओ, आंदोलन वगैरह कुछ भी मत करो। अंग्रेज हमेशा चाहते थे कि आंदोलन दब जाए। इस वजह से क्या हुआ, पुलिस स्टेशनों पर से लोग जो उनको विरोध कर रहे थे, तो इन्हीं में से उस आंदोलनकारियों में से क्या हुआ कि आओ देखा ना ताओ देखा, उसने क्या किया, एक बम लेकर के उस पुलिस स्टेशन पर मार दिया। पुलिस स्टेशन पर मारने के बाद क्या हुआ, उसमें 22 पुलिसकर्मी जो है ना, जो कि बेकसूर थे, वो पूरी तरह से जल करके मर गए। यानी कि यह घटना क्या हो गई, हिंसक घटना घट गई। क्या हो गई? हिंसक। याद रखना आपको कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक जगह पर बम फेंकने से उस पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मियों की जो बिल्कुल निर्दोष थे उनकी हत्या हो गई। और यह घटना कैसा हो गया, हिंसक घटना हो गया। यह आंदोलन भी हिंसक हो गई। इसलिए गांधी जी जो है इस आंदोलन को पूर्णतः क्या कर दिया, बंद करने की घोषणा कर दिया कि यह आंदोलन अब आगे नहीं बढ़ेगी। जब यह आंदोलन बंद हो गया तो लोग इससे पूरी तरह से हतोत्साहित हुए कि गांधी जी के कहने पर पूरा देश में इस तरह से लोग एकजुट होकर के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। और गांधी जी ने अचानक जो इसे मूव ऑन कर लिया कि अब ये आंदोलन आगे नहीं चलेगा, यह आंदोलन हिंसक हो गई, हम इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। इस बात से लोगों के मन में बहुत सारे गांधी जी के प्रति मतलब कि दुख भी व्यक्त हुआ कि इस तरह से उन्होंने अचानक बीच में अपना मुंह मोड़ लिया। तो गांधी जी का सीधा सीधा कहना था कि हम जो भी करेंगे अहिंसा से करेंगे, हिंसावादी का साथ कभी भी नहीं देंगे। इस वजह से क्या होता है कि कुछ नेता जो है इनसे अलग भी होते हैं, गांधी जी का साथ से उनको छोड़ करके वो एक अलग पार्टी सब भी बना लेते हैं। तो ये बातें होती है और यही वजह है ये आंदोलन क्या होता है, असफल हो जाता है। ये आंदोलन 20 से लेकर के 22 तक चला, आप इस चीज को याद रखिएगा। तो इसलिए कहते हैं कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन कहलाता है, जो कि 1920 से लेकर के 22 तक चला। इसके बाद गांधी जी द्वारा जो है प्रथम भूख हड़ताल कब किया गया, तो गांधी जी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल जो है 1918 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1918 में। ये कब था? ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आपको ऐसे भी याद रखना है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। कब हुआ है? 1918 में। अगर बात करें असहयोग आंदोलन कब हुआ तो 1920 से 22 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में एक्चुअली में हुआ क्या था। अहमदाबाद में जो कपड़े का मिल था, वहां जो मजदूर काम कर रहे थे वो लोग आंदोलन कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो लोग? आंदोलन। अब आंदोलन का वजह क्या था कि उस वक्त 1918 के पहले जो है वहां पे अहमदाबाद में एक महामारी फैली थी, फ्लेग महामारी। कौन सी बीमारी थी? महामारी का नाम था फ्लेग, यानी बीमारी फैला था, फ्लेग महामारी। ठीक है। और उस वक्त क्या हुआ कि अंग्रेज मतलब सभी लोग वर्कर्स जितने थे काम छोड़ छोड़ करके सब छोड़ रहे थे, उस जगह छोड़ करके वहां से पलायन कर रहे थे। क्योंकि अंग्रेज का कंपनी था वहां पे, सूती वस्त्रों का केंद्र था उस जगह पर अहमदाबाद, तो वो नहीं चाहते थे मेरा मिल मतलब क्या हो, बंद हो। तो वैसे स्थिति में उस महामारी के समय में उन्होंने क्या किया, मजदूरों को लोभ दिया, प्रलोभन दिया। उन्होंने कहा कि आपकी मजदूरी को डबल कर दिया जाएगा, साथ साथ में आपको बोनस अलग से दिया जाएगा, आप काम को छोड़ करके ना जाएं, आप यह काम को करें। तो उस वक्त मजदूर जो है पैसे की लालच में उस वक्त अपने जान को जोखिम में डाल करके वो मिल मतलब कि बंद नहीं होने दिया और वहीं पे वो काम करते रहे। और काम करने के बाद जब वो महामारी खत्म हो गई, यानी फ्लेग खत्म हो गया पूरी तरह से, मतलब कि पूरी हालत सामान्य हो गई, तो वैसे स्थिति में क्या किया, मिल के जो मालिक थे उन्होंने क्या किया, मजदूरों को जो बोनस दे रहे थे वो बोनस देना बंद कर दिए। इस वजह से मजदूरों ने आंदोलन कर दिया कि जब आपदा की स्थिति थी, हमने अपना जान को संकट में डाल करके यहाँ पे काम किए, तो हमारा मजदूरी क्यों मतलब कि बंद किया जाएगा, हमारा बोनस क्यों बंद किया जाएगा। और इसी को लेकर के मिल के मालिक और मिल के मजदूर के बीच में क्या हो रहा था, आंदोलन छिड़ा हुआ था। और उस आंदोलन का समर्थन कौन दिया, गांधी जी ने। और ये आंदोलन कब हुआ, 1918 में। याद रखिए यहाँ पे कि गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। क्या कर गए, भूख हड़ताल पर, लगातार 3 दिन तक भूख हड़ताल पर है। कितने दिन तक, 3 दिन तक। 1918 में गांधी जी भूख हड़ताल किया उस मिल मजदूर के समर्थन में, मिल मजदूर के समर्थन में, और लगातार 3 दिन तक ये भूखे रहे। तो और अंततः जो है मिल मजदूर को झुकना पड़ा और उन्होंने बोनस के तौर पर, पूरा बोनस तो नहीं लेकिन आधा बोनस देने की बात की, और इस बात को लोग मजदूर भी मान गए। इस प्रकार से आंदोलन क्या हुआ, सफल हुआ। इस चीज को आप याद रखिए कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया, यानी उसको बोलते हैं आमरण अनशन करना, यानी भूख हड़ताल पर बैठना। और 3 दिन तक भूख लगातार हड़ताल किए और मजदूर के मतलब मिल के जो मालिक थे उनको झुकना पड़ा मजदूरों के सामने में। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बोनस के तौर पर पूरा नहीं देंगे लेकिन आधा बोनस देंगे, आप लोग आंदोलन को बंद कीजिए। और अंततः जो है आंदोलन ये खत्म होता है। इस प्रकार से अहमदाबाद आंदोलन आपको समझ में आ गया, आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। इसके बाद में महात्मा गांधी की बात करें, उपाधि की बात, तो महात्मा गांधी को
महात्मा की उपाधि, किसकी उपाधि? महात्मा की। महात्मा गांधी को जब हम लोग महात्मा कहते हैं तो महात्मा की उपाधि जो इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह जब कर रहे थे ये बिहार में, उसी वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको महात्मा कह के पुकारते हैं। क्या कहते हैं? महात्मा। तो याद रखिए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद आपको पता है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो अब ये राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया है? तो ये राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। क्या कहा इन्होंने? उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधन किया, तो इसलिए गांधी जी को उस वक्त से राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। यानी राष्ट्रपिता का उपाधि जो है महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इन्होंने पुस्तक लिखी है। इन्होंने जो है प्रमुख इनके बहुत सारे पुस्तकें हैं, जिसमें से हमारा है हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तकें हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1909 में। शायद आपको अगर नहीं दिखे तो हम बोल रहे हैं, इस चीज को आप लिखते जाएं कि गांधी जी की जो प्रमुख पुस्तकें थे उनमें प्रमुख पुस्तकें, एक तो इनका आपको शुरू में बता चुके हैं हम, एक पुस्तक कौन सा था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जिनकी आत्मकथा खुद की है। और दूसरा पुस्तक इन्होंने लिखा है हिंद स्वराज। क्या लिखा है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज लिखा है उन्होंने 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। हिंद स्वराज कब लिखा है इन्होंने? 1909 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखी है। इसके बाद ये भाषा जो था इनका गुजराती भाषा। हिंद स्वराज किस भाषा में लिखा है? गुजराती भाषा में। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 ईस्वी में गुजराती भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? गुजराती भाषा में। ये इनका पुस्तक है। इसके बाद इन्होंने पुस्तक लिखा है मेरे सपनों का भारत। कौन सा पुस्तक लिखा है? मेरे सपनों का भारत। तो गांधी जी का 2-3 पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जिनकी खुद की आत्मकथा है। दूसरा है हिंद स्वराज, जो 1909 ईस्वी में लिखा गया, ये गुजराती भाषा में। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत। ये इनकी पुस्तकें हो गई। ये क्या हो गई? इनकी पुस्तकें। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे समाचार पत्र का भी संपादन किया। समाचार पत्र के बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहते थे। क्या कहते थे? अर्धनग्न फकीर। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल एक अधिकारी थे, इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहे। अब देखिए क्यों कहा। आपको पता है कि गांधी जी का वेशभूषा आपको अच्छी तरह से याद भी होगा। आप लोग हर नोट पे गांधी जी का फोटो देखते हैं। गांधी जी मात्र एक ही धोती को पहनते थे और उसी को लपेट करके ओढ़ते भी थे। यानी उनका आधा शरीर क्या रहता है? बिल्कुल उघारे रहता है, मतलब दिखता था। इसलिए इनको अर्धनग्न फकीर का, यानी आधा नंगा फकीर, यानी आधा शरीर रखते हैं, आधा ये बिना ढके रहते हैं, इसलिए इसको अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दे दी। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। आपको याद रखना है कि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इसके बाद इन्होंने फिनिक्स आश्रम, अभी आपको हम बता चुके हैं पीछे ही कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी ने कहा किया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहा किया था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना, दक्षिण अफ्रीका जब वहां थे उसी वक्त, यानी कि इन्होंने एक आश्रम स्थापना किया था। आपको पता है एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया था, वो दक्षिण अफ्रीका में ही। तो एक क्या था कब? फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। ये इसका ईस्वी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ईस्वी अलग से इसको लिख दिए हैं कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया। कहाँ किया गया? डरबन में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। इसके बाद टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में किया। कब किया? 1910 में। आपको इसको भी लिख लेना है कि गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में किया। जोहान्सबर्ग भी दक्षिण अफ्रीका में ही है। तो जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया 1910 में। तो आपको याद रखना है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में किया और 1910 में क्या किया इन्होंने 10 में क्या है? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना। 1910 में क्या किया? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना। ये कहाँ क्या है? जोहान्सबर्ग में। इसके बाद इन्होंने भारत जब आया, भारत में आपको बताया अभी हम कि भारत आया था 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को आपको बता दें कि गांधी जी जब भारत आते हैं, ये पूरे 1 साल तक पूरा भारत का भ्रमण करते हैं। पूरे भारत का क्या करते हैं? ये भ्रमण करते हैं। पहले पूरा भारत को ये घूमते हैं और यहाँ की स्थिति को ये जायजा करते हैं, देखते हैं कि कहाँ क्या है क्या नहीं, यहाँ की स्थिति कैसी है क्या है। और 1 साल पूरा भ्रमण करने के बाद 1916 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और उसके बाद जो है ये सबसे पहले जो है ना 1 साल तक पूरा यहाँ पे भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद यानी 1916 ईस्वी में क्या करते हैं? एक आश्रम की स्थापना करते हैं। उस आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम। क्या नाम है इसका? साबरमती आश्रम। ये 1916 ईस्वी में स्थापना हुआ। ये कहाँ है? गुजरात में। आपको याद रखना है, ये बात पूछा गया है कि गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो उन्होंने पूरा 1 वर्ष क्या किया? 1 वर्ष पूरा इन्होंने क्या किया? भारत का भ्रमण किया। पूरा भारत का इन्होंने घूम घूम करके निरीक्षण किया और 1916 में जाकर के इन्होंने क्या किया? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। इसके बाद
एक इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जब थे ये, तो नटाल कांग्रेस एक पार्टी थी, इसकी स्थापना भी क्या थी इन्होंने, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में आपको बताएं हम कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, 1893 में, और 93 जाने के बाद वहां का जब हालत देख करके, रंगभेद नीति देख करके 1894 में वहां पे नटाल प्रांत में कांग्रेस की स्थापना किया था। नटाल कांग्रेस, क्या था कांग्रेस, नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में कहा, क्या, दक्षिण अफ्रीका में किया था। अब बात करें, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया, क्या दिया गया, केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि जो 1915 में दिया, कब दिया इनको, 1915 ईस्वी में। देखिए, और दिया किसको इन्होंने, अंग्रेजों ने। किसने दिया, अंग्रेजों ने। याद रखिए कि गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया। अब अंग्रेजों ने इसको केसर की उपाधि क्यों दिया, गांधी जी जब भारत आए और पूरा भारत का भ्रमण कर रहे थे, तो ये देखे कि हर जगह पे अंग्रेजों का शासन चल रहा है। और ये अंग्रेजों का क्या किया, अंग्रेज उस वक्त 1914-15 ईस्वी की बात करें, 1914 आपको पता है 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध जो चल रही थी 1914 से लेकर के 1918, और उसी दरमियान में बीच में गांधी जी भारत आए और भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो गांधी जी ने क्या किया, भारतीय सैनिकों को अंग्रेज का साथ देने के लिए और प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। इस बात को आप नोट कर लीजिए, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को, ये भारतीय जो सिपाही थे, उनको अंग्रेजों का साथ देने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में जाने के लिए क्या सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया, यानी सबको प्रेरित किया कि आप लोग जाकर के प्रथम विश्व युद्ध में जाकर भाग लें, अंग्रेजों का सहायता करें। अंग्रेज का सहायता करेंगे, अंग्रेज ऑटोमेटिक हमारे हमसे खुश होकर के हमारे देश को छोड़ करके चले जाएंगे, यहाँ पे ये साम्राज्य अपना बंद कर देंगे। यानी गांधी जी का ऐसा मानना था, उन्होंने सैनिकों को प्रेरित किया, आग्रह किया कि आप अंग्रेजों का साथ दें और प्रथम विश्व युद्ध में जाकर इंग्लैंड की तरफ से आप युद्ध में लड़ें। तो चूंकि सैनिकों को ये इन्होंने युद्ध में जाने के लिए क्या किया, प्रेरणा किया, इसीलिए इनको अंग्रेजों को, इन्होंने इसको गांधी जी को सैनिकों को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया है। क्या कहा गया है, गांधी जी को सैनिकों का भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। क्या कहा इन्होंने, अंग्रेजों ने सार्जेंट का की उपाधि दिया। और इनको इस बात से खुश होकर के अंग्रेजों ने कि गांधी जी समर्थन कर रहे हैं, सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि युद्ध में आकर के भाग ले और इंग्लैंड का साथ दे, इसलिए इनको केसर हिंद की उपाधि से भी नवाजा गया। आप इस चीज को याद कर लें कि गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि देने का रीजन यही था। तो गांधी जी को केसर हिंद की जो उपाधि दिया गया है 1915 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, ठीक है। और इनको क्या कहा गया, देखिए हम नोट में लिखे हुए हैं कि भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाया। क्या कहलाया, भर्ती करने वाला सर्जेंट, यानी सेना को भर्ती कर रहे थे और उनको इंग्लैंड के साथ में समर्थन कर लिए युद्ध में उसको भेज रहे थे, इसलिए इनको क्या कहा, भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाया। इसको किसको कहा गया, गांधी जी को, याद रखिए आप इस चीज को। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, एक खेड़ा सत्याग्रह किया। क्या किया, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। 1918 में आपको बता दें 1918 में ही क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और उसी वक्त 1918 ईस्वी में ही जो है ना एक और सत्याग्रह होता है, खेड़ा सत्याग्रह। एक था चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, 1917 में बिहार में तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। और ये है खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 ईस्वी में हुआ, 1918 में ये हुआ। और यह सत्याग्रह के दरमियान में इनकी मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई। किससे हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। इन सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी का जो मिलन हुआ वो खेड़ा आंदोलन के दरमियान में। कौन सा आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन, उसको खेड़ा सत्याग्रह भी कहते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में। इसी सत्याग्रह के दरमियान में गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात हुई गांधी जी से, और यहीं पे एक दूसरे से दोनों ने मुलाकात किया। इसी आंदोलन के दरमियान दोनों की भेंट हुई है। अब देखिए लिखे हैं 18 मार्च 1919 का दिन है, 18 मार्च 1919 का दिन। कहते हैं अंग्रेजों के द्वारा जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया। क्या पारित किया गया, रॉलेट एक्ट एक कानून था जिसको कि काला कानून कहा। गांधी जी ने क्या कहा, काला कानून कहा गया। तो रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया, 18 मार्च 1919 को। इस चीज को आप लिख लें, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया, 18 मार्च 1919 को। यह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून था और इसको गांधी जी ने क्या कहा, इसको काला कानून कहा। क्या कहा, काला कानून कहा। और इसी दिन जो है क्या किया इन्होंने, राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने की मतलब बात की। राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को। देखिए 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ और गांधी जी ने से क्या कहा, इसको काला कानून कहा। क्या कहा इनको, काला कानून। अब काला कानून क्यों कहा इसके बारे में हम आपको बताएंगे, अब इसके बारे में पूरा डिटेल समझाएंगे आपको। आप पहले इस चीज को समझ लीजिए कि 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा और जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा। क्या कहा इनको, काला कानून कहा। उस कानून को, रॉलेट एक्ट को काला कानून कह के संबोधित किया और गांधी जी के खिलाफ जो है क्या किया, राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने की घोषणा किया और मनाया भी 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1919 को क्या किया इन्होंने, राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। याद रखिए कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय अपमान दिवस जो है 6 अप्रैल 1919 को मनाया। अब चलिए जानते हैं हम लोग काला कानून इसको क्यों कहा। देखिए रॉलेट एक्ट ऐसा कानून अंग्रेजों द्वारा लाया गया कि इसको जो है ना बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। क्या कहा गया, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील। यानी इसमें ना आप वकालत कर सकते हैं, ना इसमें आप अपना कोई दलील यानी गवाह पेश कर सकते हैं, ना इसके लिए कोई सुनवाई के लिए आप अपील कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि अंग्रेजों के द्वारा जिस व्यक्ति पे, जिस भारतीय पर शक होता था कि हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहा है, बस शक के आधार पर
जेन्युइन तौर पे कुछ भी नहीं। अगर उनको लग गया कि आपके ऊपर शक हो गया उनको, तो आपको उठा करके वो जेल में डाल देता। यानी कि उस वक्त यानी कि 1919 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा एक बहुत ही कठोर नीति अपनाया गया, इसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के तहत उन्होंने कहा डायरेक्टली भारतीयों को कि आप कहीं भी एक जगह पर सभी एकत्रित होकर सभा नहीं कर सकते हैं, एक जगह समूह बना के रह नहीं सकते हैं। यानी उनको शक जहां हुआ कि कुछ हो रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो तुरंत उसको पकड़ता और उसको जेल में डाल देता, और उसको कोई बिना अपील का, ना वकील का, ना कोई दलील का, कोई सुनवाई नहीं, डायरेक्ट उसको सजा दे देता, उसको जेल में उम्र कैद या कोई किसी भी तरह का सजा उसको यानी कि सुना दिया जाता था। तो यानी इस वजह से क्या हुआ, गांधी जी को लगा कि ऐसे में तो भारतीय के साथ में बहुत ही अपमान अन्याय हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस कानून का विरोध किया कि यह कानून बिल्कुल ही गलत है, आप किसी को शक के आधार पर जेल में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अंग्रेज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए गांधी जी ने उसके विरोध में इसे काला कानून कहा और क्या मनाया, राष्ट्रीय अपमान दिवस 6 अप्रैल को मनाया उन्होंने। अब देखिए होता क्या है, इस कानून के आधार पर ही, रॉलेट एक्ट के तहत ही अंग्रेज के द्वारा जो है ना, भारत के 2 क्रांतिकारी नेता जिसका नाम है सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, हम यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, आप इस चीज को नोट डाउन कर ले, हम अभी बोल रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट एक्ट के आधार पर, यानी रॉलेट एक्ट कानून के तहत जो है सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को पकड़ करके जेल में डाल देता है। क्या कर देता है, जेल में अरेस्ट करके डाल दिया। किसको किसको, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को, इन दोनों को पकड़ कर जब जेल में डाल देता है, तो भारतीयों में क्या होता है, जो उसके जितने भी और नीचे थे क्रांतिकारी सब, सभी में असंतोष भावना जगती है। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि उनको बाहर कैसे निकाला जाए, उनको बाहर कैसे निकाला जाए, और उसी के लिए उन्होंने क्या किया, एक सभा का आयोजन किया। उस सभा को वो लोग सोचे कि अंग्रेज शहरों में है, मतलब कि गलियों में है, अगर हम लोग यहाँ से दूर कहीं अगर चले जाएं और वहाँ सभा का संबोधन करें तो उनको अगर ये पता नहीं चलेगी। इसलिए उन्होंने एक शांत जगह को ढूंढते हैं और चुनते हैं, और वो एक बगीचे को चुनते हैं। किसको चुनते हैं, बगीचे को। और वो बगीचा कहाँ है, अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में आपको पता होगा जलियांवाला बाग, क्या नाम है, जलियांवाला बाग, जो कि एक हत्याकांड के रूप में परिणत हो जाता है। तो जितने भारतीय मतलब क्रांतिकारी थे, सब ने मिलकर के, किसान बूढ़े बुजुर्ग सब ने मिलकर के अपना सहमति जताई, और जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर पंजाब में उस बाग को चुना, और वहां पे लोग क्या किए, एकत्रित होकर के सभा का आयोजन कर रहे थे। किस लिए, कि उस सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को बाहर कैसे निकाला जाए। अंग्रेज ऐसे में तो हम लोग के साथ में गलत कर रहा है, किसी को पकड़ करके जेल में डालते जाएगा वो। तो इस आंदोलन, उस सभा के बारे में जो है, हमारे भारतीयों में से ही जो है ना, एक होते हैं ना कि हर जगह गद्दार होते हैं, तो किसी ने अंग्रेज को सूचना दे दिया कि आपके खिलाफ जो है फला जगह पर, यानी कि जलियांवाला बाग मतलब जो है जगह है, वहाँ पे आपके खिलाफ में क्या क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके विरोध में वहाँ पे षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये लोग कुछ न कुछ करने वाले हैं। चूंकि देखिए ये जलियांवाला बाग क्यों कहलाया, क्योंकि वो जो बगीचा है, एक जल्ली नामक मुस्लिम होते हैं, जल्ली मियाँ, उन्हीं के नाम पे वो, उसी का वो बगीचा होता है। वो जो बगीचा होता है वो जल्ली नामक मियाँ है, उन्हीं के नाम का वो बगीचा, उसी का वो बगीचा होता है, इसलिए वो बगीचा को जलियांवाला बगीचा कहते हैं, जलियांवाला बाग कहते हैं। वो बगीचा मतलब बाग हो गया। वो बाग किसका था, तो जल्ली नामक मुस्लिम था, उसी का ये बगीचा था, और इसीलिए उस घटना को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो जब अंग्रेजों को सूचना मिल गया, अंग्रेजों में उस वक्त जो अधिकारी थे जनरल ओ डायर और आर डायर, ओ डायर ने क्या किया, आर डायर को फैसला दे दिया, आदेश दिया कि जा करके सबको उड़ा दो बम से, मतलब भूंज दो सभी को, गोलियां सीना सबका छल्ली छल्ली कर दो। तो ओ डायर ने आदेश दिया, और आर डायर ने क्या किया, जाकर के वहाँ बौछार गोलियां चलवा दी। यानी कि उसके आदेश पर जाकर के उस बगीचा चारों साइड से बाउंड्री किया हुआ था, और अंदर प्रवेश करने के लिए मात्र एक छोटा सा गली रास्ता टाइप का था सर, क्योंकि वो बगीचा सभी घेरा हुआ था, बगीचा बहुत बड़ा बगीचा था, और वो चारों साइड उसको खिलाफ घेरा हुआ बगीचा था वो, क्योंकि ताकि उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया था। तो उस पर क्या होता है कि चारों तरफ से दीवार के चारों साइड पे एकदम सैन्य, मतलब अंग्रेज का अधिक पुलिस सब जो है सिपाही बंदूक तान कैसे करके खड़े हो जाते हैं, और मेन गेट पर एक तोप लेकर के वो जो है आर्डर खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। और जब वो गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, चूंकि वहां पे सभी सभा कर रहे होते हैं, ना उसके पास में लाठी होती है, ना डंडे होते हैं, ना बंदूक, कोई चीज नहीं होता, वो निहत्थे वहां पे सभा कर रहे होते हैं, शांतिपूर्वक सभा कर रहे होते हैं, लेकिन उन निहत्थियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है। और इतना कि सोच लीजिए उसमें कुआं होता है, उस बाग को सींचने के लिए वहां पे कुआं भी रहता है अंदर में। उस कुएं में यानी देखते देखते खचाखच, यानी एक पर एक करके, यानी पूरी तरह से दब करके सब इतना लोग घुस गए, कूद पड़े जान बचाने के लिए। वो जान क्या बचाएगा, एक पे एक कूदते वो कुआं लाशों के ढेर से भर गया। वो उस बगीचे में कुआं था, और वो कुआं लाशों के ढेर से भर गया। लोग कुएं में बच रहे, कूद रहे थे, किस लिए, कि प्राण की रक्षा हो सके, लेकिन लोग कुएं में प्राण की रक्षा बचाने के लिए एक पर एक कूदते इतना कूद गया उसके ऊपर, समझ लीजिए उस पर लाशों के ढेर लगे, और कुआं पूरी तरह से वो भर गया। ये पूरा जब बगीचा जो है लोगों की लाशों की खून से एकदम लाल हो गया वो, ठीक है। और ये घटना जो है इतिहास में बहुत ही अपमानजनक घटना हो गई, और इसीलिए इसको जो है ना, उस दिन 13 अप्रैल, ये घटना थी 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। आप देखिए कि गांधी जी ने 6 अप्रैल को क्या मनाया था,
राष्ट्रीय अपमान दिवस, राष्ट्रीय अपमान दिवस। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घट जाती है। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घट जाती है। अब इस घटना के बाद पूरा क्रांतिकारी भावना और बढ़ जाती है, क्योंकि इतने निहत्थियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाना और इसके बाद जाकर के इसके जांच के लिए अब ये बात पर सवाल उठता है कि ऐसा घटना क्यों घटा। तो अंग्रेजों की तरफ से एक कमेटी गठन किया गया, उसका नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर कमेटी। आप इसको लिख लीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए एक कमेटी गठन किया गया, कमीशन का गठन किया गया, उसका नाम था हंटर कमीशन, हंटर कमेटी। कमीशन ये कमेटी बोलिए की है, हंटर कमीशन का गठन किया गया। और हंटर कमीशन ने अपने रिपोर्ट जो पेश किया उसमें पूरी तरह से झूठा रिपोर्ट बनाया। जितना लोग मरे थे वास्तविक रूप से उतना नहीं दिखाया, उसके कम आंकड़ा दिखाया ताकि लोगों में उपद्रव की भावना कम हो, लोग भी मतलब विद्रोही कम बने। इसलिए यह जो रिपोर्ट जो है वो मतलब भारतीय लोग मानने से इनकार कर दिया। आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी गठन किया गया था? तो हंटर कमीशन का, हंटर कमीशन का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 के बाद ये जब घटना घटी तो गांधी जी अंग्रेजों के बिल्कुल एकदम विरुद्ध हो गए वो, और उन्होंने जो है उसके खिलाफ में अंग्रेजों ने जो उनको उपाधि दिया था केसर हिंद की, तो इन्होंने केसर हिंद की उपाधि क्या क्या लौटा दिया। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस दे दी। इसके अलावा और भी कुछ क्रांतिकारी नेता सब थे जिन्होंने अपनी अपनी उपाधियां जो है वापस कर दी। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया था अंग्रेजों ने, तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने क्या किया? उन्होंने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड का सभी ने क्या किया? विरोध किया। तो याद रखिए आप इस चीज को, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो घटना था, जो स्टोरी था, आपको हम पूरी तरह से समझा चुके हैं। कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ और 1920 के विरोध में 1920 ईस्वी में 19 के विरोध में क्या किया? 1920 ईस्वी में केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। केसर हिंद की उपाधि क्या कर दी? वापस कर दी। इस चीज को आप याद कर लीजिए। 1920 में गांधी जी ने क्या किया? केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ये घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को। आप डेट समेत इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डेट समेत जो है, तिथि समेत यानी प्रश्न को पूछा गया है। इस चीज को लिख लें। फिर है 21 अगस्त 1920 को एक कमेटी बनता है, उसका नाम है खिलाफत कमेटी। क्या है? खिलाफत कमेटी। और इसके अध्यक्ष बनते हैं गांधी जी। कौन बनते हैं? गांधी जी। एक खिलाफत आंदोलन होता है 1919 ईस्वी में ही, और खिलाफत आंदोलन का एक कमेटी बनाया जाता है 1920 ईस्वी में। तो 31 अगस्त 1920 को गांधी जी खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनते हैं। ये प्रश्न याद रखिए कि गांधी जी खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कब बने थे? 1920 ईस्वी में, 31 अगस्त 1920 को। 31 अगस्त 1920 को गांधी जी खिलाफत कमेटी का क्या बनते हैं? मेंबर बनते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं वो। अब देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में आपको समझा चुके हैं कि असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और ये पहली बार कहां हुआ? इसी में, हाँ एक चीज याद रखिए, इसी में असहयोग आंदोलन के दरमियान में ही पहली बार चरखा को अपनाया गया। चरखा जिसे कपड़ा बुनते हैं, चरखा जिसे क्या बुनते हैं? कपड़ा बुनते हैं। तो चरखा को पहली बार जो गांधी जी ने जो अपनाया यानी कि एक्सेप्ट किया, उसको कब किया? चरखा को 1920 ईस्वी में। आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो 1 अगस्त 1920 को हुई, 1 अगस्त 1920 को, और बंद कब हुआ था? 5 फरवरी 1925 को। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड घटना था, और उस हिंसक घटना कारण का गांधी जी ने चौरी चौरा घटनाकांड जो 5 फरवरी 1922 को घटी और ये गोरखपुर में, और इसमें 22 सिपाही कर्मी की मृत्यु हुई। और गांधी जी उस वक्त कहाँ थे? बारदोली में थे। गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में। कहते असहयोग आंदोलन की जो वापसी किया, समाप्ति कर दिया, ये 12 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी को घटना घटी, 5 फरवरी को घटना घटी और 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को वापस कर लिया। यानी कि इस बात से याद रखिए आप इस तरह से कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ, 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और 12 फरवरी 1922 तक ये चला। घटना घटी 5 फरवरी को, लेकिन उसके बाद जो है इन 7 दिन के बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से लेकर के 12 फरवरी 1922 तक चला। इसके बाद में कहते हैं एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन। आपको बता दें कि जिस वक्त गांधी का ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जीवनी पढ़ रहे हैं, चल रहा है ये, इसी दरमियान में कांग्रेस का प्रत्येक साल बैठक भी होता था, प्रत्येक साल बैठक होता था। और गांधी जी एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था 1924 ईस्वी का, जो कि बेलगावी में हुआ था। बेलगावी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बेलगावी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, यानी बने वो कब बने? 1924 ईस्वी में। मात्र एक बार। कांग्रेस का बहुत सारा अधिवेशन हुआ, बहुत सारा बैठक हुआ, प्रत्येक साल बैठक होता था, लेकिन गांधी जी सिर्फ एक बार 1924 ईस्वी में बेलगांव जो था कर्नाटक में, यहाँ का अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। याद रखिएगा गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने? 1924 ईस्वी में। कब बना?
1924 में कहाँ का अधिवेशन था? बेलगावी अधिवेशन। बेलगावी अधिवेशन कहाँ था? कर्नाटक में। इसके बाद में आगे चल करके गांधी जी फिर क्या करते हैं, देखिए दांडी मार्च यात्रा शुरू करते हैं। दांडी मार्च यात्रा किस चीज करते हैं? तो दांडी मार्च यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा दांडी मार्च के बारे में पहले थोड़ा जान लीजिए। होता क्या है कि 1930 ईस्वी के समय में भारत के जो गवर्नर रहते हैं लॉर्ड इरविन रहते हैं। कौन रहते हैं? लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन क्या करते हैं? भारतीयों को नमक बनाने पर कानून लगा देते हैं, नमक बनाने पर बैंड कर देते हैं, यानी कि नमक नहीं बनाना है। क्योंकि भारतीय लोग समुद्र के जल से नमक बना करके अपना व्यापार करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि हमारे कंपनियों में जो नमक बने उसका ये लोग खरीद करें, उसी का ये लोग व्यापार करें, ताकि हमारा कंपनी आगे अच्छा से चले। लेकिन मजदूर ऐसा नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, मजदूरों पर जो है यानी कि जितने भी समुद्र किनारे जो रहने वाले लोग थे, जो नमक बनाने वाले लोग थे, उन सब पर कानून लगा दिया कि नमक तुम लोग नहीं बनाओगे। नमक पर कानून, नमक बनाना प्रतिबंध कर दिया उन्होंने। तो नमक कानून लाने के कारण जो है गांधी जी ने उनके विरोध में दांडी मार्च यात्रा की। क्या किया? दांडी मार्च यात्रा। अब इस पर चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया। 12 मार्च 1930 को, डेट्स को याद रखिएगा। दांडी यात्रा जो शुरू किया उन्होंने 12 मार्च 1930 को। इसमें 78 सहयोगी थे। कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी। देखिए छोटा छोटा लिखे हैं, लेकिन हम सारा वर्ड को हम बोल रहे हैं, आप इस चीज को सुन करके भी लिख सकते हैं। कहते हैं दांडी मार्च यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को शुरू किया। इसमें 78 सहयोगी थे उनके साथ में, यानी 78 लोगों के साथ में वो दांडी मार्च यात्रा शुरू किया। और कहां से शुरू किया? ये साबरमती से लेकर के दांडी गया। साबरमती से लेकर के दांडी। साबरमती जो गुजरात में है, वहां से लेकर के गुजरात का तट है, दांडी तट समुद्री किनारा एरिया है, तो गुजरात के साबरमती से लेकर के इन्होंने दांडी यात्रा 78 सहयोगियों के साथ, कितने सहयोगी साथ में? 78 सहयोगियों के साथ में इन्होंने क्या किया? इस यात्रा को पूरा किया। और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर पैदल चला। कितना चला है? 388 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करके। सुनिए मेरे बात को कि 12 मार्च 1930 को शुरू किया, 12 मार्च 1930 को शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा। मार्च में स्टार्ट किया 12 मार्च को और 30 अप्रैल को पहुंचा। कितना अप्रैल को पहुंचा? सॉरी 6 अप्रैल को पहुंचा है 1930 में। 12 मार्च 1930 को शुरुआत किया और 6 अप्रैल यानी मार्च 12 से स्टार्ट किया था, मार्च पूरा महीना चला और अप्रैल 6 अप्रैल को जाकर के इन्होंने कहां पहुंचा? दांडी पहुंचा। कहां पहुंचा? दांडी पे। साबरमती से स्टार्ट किया था और दांडी पहुंचा। साबरमती से दांडी तक जाने में 12 मार्च को शुरू किया और 6 अप्रैल को पहुंचा। और इसमें इनका साथ कितना सहयोगी ने दिया? 78 सहयोगियों ने साथ दिया। 78 सहयोगियों ने इनके साथ साथ में पैदल यात्रा की और दांडी पहुंच करके गांधी जी ने वहां पे नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। कहा हम नमक कानून को नहीं मानते हैं। ये खुद गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर के नमक बनाया। नमक बना करके उस नमक कानून का उल्लंघन किया। बोला हम नमक कानून को नहीं मानते हैं। नमक कानून का इन्होंने विरोध किया और वहीं से दांडी मार्च यात्रा जब पूरी करने के बाद नमक कानून का तोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने वहां से एक चलाया आंदोलन, उसका नाम रखा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम रखा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी जिस दिन वहां पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को, वहां नमक कानून बना करके नमक कानून को विरोध किया, नमक कानून को नहीं माना और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। बोला कि हम यहाँ सब एक नया आंदोलन स्टार्ट करते हैं। अब इसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम है? सविनय अवज्ञा। याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की इन्होंने शुरुआत किया। तो इस दांडी यात्रा में, दांडी यात्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि साबरमती से दांडी पहुंचा, साबरमती से दांडी पहुंचा, इसीलिए इसको दांडी यात्रा कहते हैं। दांडी यात्रा कहते हैं। 388 किलोमीटर की दूरी तय किया था। कितना दूरी था? 388 किलोमीटर की दूरी थी। 78 सहयोगी थे और 12 मार्च को शुरू किया था, 6 अप्रैल को ये पहुंच करके इन्होंने कानून को तोड़ा। और उसके बाद क्या किया इन्होंने? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया 1930 में। अब उस वक्त के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड इरविन। अब इरविन को लगा कि गांधी जो है धीरे धीरे सभी लोगों को भड़का रहा है, ये लोगों को और एकजुट करते जा रहा है। तो गांधी जी के साथ उन्होंने क्या किया? छल किया। क्या किया इन्होंने? छल किया। उन्होंने क्या किया? गांधी जी को बुलाया और कहा कि आइए हम बैठ के बात करते हैं और आप आंदोलन को बंद कर दीजिए, आपका जो भी बातें हैं हमारे बीच में रखिए, हम उस चीज को मानेंगे। तो इस वजह से लेकर के गांधी के बीच में और गांधी और इरविन के बीच में समझौता है, वो समझौता होता है, उसको कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। और ये समझौता होता है दिल्ली में। क्या होता है? दिल्ली में। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया और 7 अप्रैल 1934 को समाप्त हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? 7 अप्रैल 1934 तक, यानी 30 में शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। बीच में समझौता के बाद ये बंद कर देता है, लेकिन समझौता का उल्लंघन होता है तो गांधी जी फिर से आंदोलन को स्टार्ट करता है, लेकिन आगे जाकर 34 में फिर तरह से ये बंद हो जाता है। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू करते हैं। जब ये आंदोलन छिड़ते जाता है, बढ़ते जाता है तो लॉर्ड इरविन को ये डर लगता है
और उन्होंने क्या किया, इसके साथ में छल किया, गांधी जी को दिल्ली बुलाते हैं और कहते हैं हमारे साथ में आके बैठक कीजिए, समझौता कीजिए, आपका जो जो मांगे हमारे बीच में रखिए। तो गांधी जी उस समझौते में, मतलब गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है, उसका नाम है गांधी इरविन समझौता। क्या नाम है? गांधी इरविन समझौता। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट समझौता कब हुआ या गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, और इसे जो है ना दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, इस डेट को याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, और इसी को कहते हैं दिल्ली पैक्ट भी। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि दिल्ली पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया, यानी स्थगित कर दिया। लेकिन इरविन तो उसके साथ में षड्यंत्र कर रहा था, उसको छल रहे थे। तो गांधी जी को समझौते, जैसे आंदोलन को बंद कर दिया, फिर देखते क्या किया, इरविन ने अपना सारा नियम को फिर से लागू कर दिया। वो बोला कि हम सारा समझौता को सब खत्म हो गया, कुछ समझौता नहीं है। तो इस बात का जब देखा गांधी जी ने कि समझौता का उल्लंघन हो गया है, तो गांधी जी फिर से सविनय आंदोलन को फिर से रिस्टार्ट करते हैं और फिर से दोबारा चलाने के बाद 1934 में उसको बंद करते हैं। यहाँ हम लिख रखे हैं 7 अप्रैल 1934 तक चला। 7 अप्रैल 1934 को ये पूर्णतः क्या होता है, ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो सविनय आंदोलन 1934 में पूर्णतः से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद में गांधी जी इसी दरमियान में एक पत्रिका का, एक संघ का स्थापना करता है, उसका नाम है हरिजन सेवक संघ। क्या नाम है? हरिजन सेवक संघ। इस चीज को आप देख लीजिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में क्या, 1932 में क्या, और इसका अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। इस चीज को आप अच्छी तरह से याद करें कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई। कब हुई है? 1932 में। किसने किया? गांधी जी ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में किया और इसका अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला को बनाया। इस चीज को आप अच्छी तरह से याद रखें क्योंकि पूछा जाता है कि हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? तो गांधी जी ने। कब किया? 1932 में। इसके बाद में पूना समझौता। देखिए, एक था दिल्ली समझौता, ये है पूना समझौता। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है, 24 सितंबर 1932 को। ये होता है यरवदा जेल में। कौन सा जेल में? एक जेल होता है यरवदा जेल, उसी यरवदा जेल में पूना समझौता होता है। पूना हमारा महाराष्ट्र में एक जगह पुणे है, पुणे में यरवदा जेल है और वहीं पे जो है ना ये समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को। अब इस समझौता किसके बीच होता है? तो ये होता है अंबेडकर, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में समझौता होता है। इस समझौता का नाम है पूना समझौता। ये इसको पूना पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट कहिए या पूना समझौता कहिए या महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच का समझौता कहिए। ऐसे भी इसको किसी तरह से एग्जाम में पूछा सकता है। इसको याद रखना आपको। 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता होता है। और इस समझौते में देखिए समझौता होता क्यों है कि 1930, 31, 32 ये 3 को ईस्वी याद रखिए। 30, 31, 32 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? लंदन में गोलमेज सम्मेलन। और उसका जो इंग्लैंड के जो वहाँ के जो अथी होते हैं वो होते हैं मैकडोनाल्ड। कौन होते हैं? मैकडोनाल्ड। इंग्लैंड के जो होस्ट होते हैं वहाँ के उस तीनों सम्मेलन के मैकडोनाल्ड होते हैं। और मैकडोनाल्ड जो है क्या करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन का। तो भारत की तरफ से पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। 1930 का, 1931 का, 1932 का, तीनों इसमें याद रखिए। 1900 पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत तरफ से जो भाग लिया है तो BR अम्बेडकर ने। अब अम्बेडकर जी भाग क्यों लिए हैं? तो अम्बेडकर जी जो है ना यहाँ पे हरिजनों को, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर के वहाँ पे उस सम्मेलन में भाग लेते हैं और वहाँ पे जो है वो चाहते हैं कि आरक्षणों मतलब कि हरिजनों को, पिछड़े वर्गों को अलग से निर्वाचन कराया जाए। वो पृथक निर्वाचन की वहाँ पे मांग कर लेते हैं। और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी 1932 में जाकर के भाग लेते हैं। 1932 ईस्वी का देखिए लिख रखे हैं यहाँ पे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में होता है, 1931 का गांधी जी कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो होता है। देखिए गोलमेज सम्मेलन 1930 में पहला हुआ, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। तीनों में कौन भाग लिया? BR अम्बेडकर ने। और गांधी जी कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस का सपोर्ट में, कांग्रेस के तरफ से जाके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाकर के ये भाग लेते हैं। कांग्रेस के तरफ से क्या करते हैं? कांग्रेस का समर्थन मतलब कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाकर के वहां भाग लेते हैं। और वहां जो जाते हैं इंग्लैंड, वहां लंदन, एक जहाज होता है उसका नाम है MS राजपूताना जहाज। MS राजपूताना जहाज से ये लंदन जाते हैं। याद रखिएगा कि इंग्लैंड जो गए थे, लंदन जो गए थे गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, किस जहाज से गए थे?
एमएस राजपुताना जहाज, एमएस राजपुताना जहाज से ये गए थे। और गांधी जब इस जहाज से जब ये जा रहे थे, जब ये लाहौर पहुंचे तो लाहौर में इनका जो है ना काले हाथ पर पट्टी बांध करके इनका विरोध प्रदर्शन किया गया था। लाहौर में गांधी जी का विरोध प्रदर्शन किया गया था। हाथ पर सभी लोग जो है इनके वहां पे बंदरगाह पे काले पट्टी बांध लिए थे गांधी जी के विरोध में। तो गांधी जी का विरोध किया गया था लाहौर में, ये जब ये गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इस चीज को आप याद रखिएगा। और गांधी जी जहाज से गए कैसे, एमएस राजपुताना जहाज से ये लंदन गए वहां पे, और गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या भाग लिया। तो गोलमेज सम्मेलन में जब यहाँ पहुंचे तो वहां देखता है कि बी.आर. अम्बेडकर जो है भारतीयों के लिए, भारतीय पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए जो है ना वो क्या करते हैं, पृथक निर्वाचन की वहां मांग करते हैं। और ये मैकडोनाल्ड जो उसके अध्यक्ष होते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन का, वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। और उन्होंने आश्वासन देता है और कहता है कि भारत में पृथक निर्वाचन मतलब क्या होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन कराया जाएगा। इस बात को लेकर के गांधी जी को लगता है अगर सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ तो भारत जो है खंडों में बढ़ जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, पिछड़े वर्ग अलग हो जाएंगे, अल्पसंख्यक मतलब सपोर्ट में नहीं आएंगे, ऐसे में देश क्या होगा, पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए गांधी जी इस बात से दुखी होते हैं और वो जब भारत आते हैं तो भारत आने के बाद वो अम्बेडकर के साथ में बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। तो उसी के लिए गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में 1932 ईस्वी में यरवदा जेल में बैठक होती है और दोनों के बीच में समझौता होता है। क्या होता है दोनों के बीच में, समझौता, कि आप पृथक निर्वाचन की ये जो पद्धति रखे हैं, मांग किए हैं निर्वाचन अलग कराने का पिछड़ों वर्गों के लिए, उस चीज को आप बंद कर दीजिए। ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो पिछड़ों वर्गों के लिए सीटों को बढ़ा देंगे, उसकी संख्या को, सीटों की संख्या को बढ़ा देंगे। और आप इस चीज को अगर इस तरह से करते हैं तो अपना देश ही टुकड़ों में क्या होगा, बटेगा, लोग आपस में बढ़ जाएंगे, इसलिए आप इस चीज को बंद कर दीजिए। और ये समझौता दोनों के बीच में होती है और ये समझौता अम्बेडकर जी मान लेते हैं। तो इस बात को याद रखिए। इसीलिए गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता जो 1932 ईस्वी में होता है, कहां पे होता है, यरवदा जेल में। इसके बाद आगे क्या बात करें तो 1942 ईस्वी का बात है। 1942 ईस्वी में एक मिशन आता है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, कौन सा मिशन आता है, अंग्रेजों की तरफ से इंग्लैंड से एक मिशन बना करके प्रस्ताव भेजा जाता है, उसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन कहते हैं। ये 1942 में आया, कब आया, 1942 में। तो क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ये जो है ना गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी कि एक्सपायर चेक, यानी वो ऐसा चेक है जिसका डेट एक्सपायर हो चुका है। गांधी जी ने क्या कहा, ये ऐसा चेक है, यानी प्रस्ताव को उन्होंने चेक कहा ये ऐसा चेक है जिसका डेट क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, वही कहता है पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कह करके उसको कहा, समर्थन दिया, मतलब कि उसका विरोध कर दिया, यह नहीं चलेगा। और उसी वक्त 1942 में ही गांधी जी 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। क्या चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को चलाया गया और उसी में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। अब गांधी जी को लगने लगा कि अब बिना अपने आप को न्यौछावर किए कोई उपाय नहीं है। इन्होंने लोगों से, आंदोलनकारियों से, क्रांतिकारियों से आह्वान किया, करो या मरो, या तो तुम कर गुजरो या तो मर जाओ, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान में जो चलाया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब तुमको गो बैक, यानी इन्होंने दिया गो बैक का नारा दिया। क्या नारा दिया, गो बैक। गो बैक का मतलब यहाँ से तुम वापस जाओ। और भारत छोड़ो का नारा दिया, यानी गो बैक ऑफ इंडिया। गो बैक ऑफ इंडिया इन्होंने कहा करके समर्थन किया, इस आंदोलन को क्या किया, आगे बढ़ाया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और 8 अगस्त को यह आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी को 9 अगस्त को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को क्या कर लिया गया, 9 अगस्त को अरेस्ट कर लिया। तो गांधी जी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था और उसी आंदोलन में क्या किया, करो या मरो का नारा दिया, गो बैक ऑफ इंडिया का नारा दिया। और गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को क्या कर लिया, अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके इनको कहाँ रखा गया, इनको रखा गया आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस जो कि पूना में, कहाँ है, पूना में आगा खां महल था, उसी में गांधी जी को कैद करके रख लेता है, लोगों से नजरबंद कर लेते हैं कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया 9 अगस्त को, आंदोलन को बंद करो। लेकिन आंदोलन इतना उग्र होता जाता है कि आंदोलन बंद होने का नाम नहीं लेता है। याद रखिए, गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया और 9 अगस्त 1942 को इनको अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद जो है इनको कहाँ रखा गया, इनको रखा गया आगा खां पैलेस में, जो कि हमारा पूना में पड़ता है। आप इस चीज को अच्छी तरह से याद रखें। तो इस प्रकार से गांधी जी वहां बंद हो गए, लेकिन ये आंदोलन कंटिन्यू लगातार चलते रहा और इस तरह से ये अंततः हमारे देश को क्या हुई, आजादी मिली। हमारे देश क्या हुई, आजादी। 15 अगस्त 1947 को देश हमारा क्या हो गया, आजाद हो गया। और आजादी के पहले जो है देश को 2 हिस्सों में भी बांट भी दे गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र पृथक राज्य बन गया, देश बन गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। इस तरह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दोनों देश अलग अलग 2 टुकड़ों में स्वतंत्र रूप से मान्यता मिल गया। और गांधी जी की जो मृत्यु हो जाती है, गांधी जब देश आजाद हो जाता है तो गांधी जी मॉर्निंग टाइम में
भ्रमण के लिए निकलते हैं। 30 जनवरी का दिन रहता है, वो 30 जनवरी का डेट है। 30 जनवरी 1948 को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकिंग में चलते हैं। नाथूराम गोडसे इनको गोली मार करके इनकी हत्या कर देते हैं और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो जाती है। और उसी दिन जो हम लोग 30 जनवरी को ही हम लोग उसकी याद में क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। और इसके अलावा जो गांधी जी के से रिलेटेड कुछ समाचार पत्र होते हैं जिनको एग्जाम में बार बार पूछा गया है, शायद आपको नहीं दिख रहा हो लेकिन हम नाम बोल देते हैं, आप इस चीज को लिखते जाइए कि गांधी जी के द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया यंग इंडिया। इसका याद रखें, यंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया 1919 में प्रकाशित किया गया था, आप इसको लिखते जाएं। यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 में गांधी जी ने किया था। यंग इंडिया नामक पत्रिका था, ये समाचार पत्र है। ये पुस्तक आपको हम पहले बता चुके, पुस्तक 2-3 पुस्तक इनका था इंपॉर्टेंट। अभी जो बता रहे हैं ये समाचार पत्र है। समाचार पत्र में क्या आपका है, यंग इंडिया। पहला कौन सा है, यंग इंडिया, जो कि 1919 में प्रकाशित किया गया था। 1919 में यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी ने 1919 में किया। इसके बाद इन्होंने ये इंडियन ओपिनियन 1903 में किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में था। इंडियन ओपिनियन कहाँ का था, दक्षिण अफ्रीका में 1903 में चलाया था। नवजीवन नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया 1925 में। नवजीवन का प्रकाशन किया 1925 में, याद रखें और लिखते जाएं। नवजीवन जो है गांधी जी का पत्र है। पहले क्या क्या आपको इस सुन लें, समाचार पत्र में आ जाएगा यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, द ग्रीन पैम्पलेट और हरिजन। ये सभी समाचार पत्र थे। पत्रिकाएं इसको कहते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं थे। इसमें से आपका हो गया यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, द ग्रीन पैम्पलेट गांधी जी की है, और उसके बाद में हरिजन। ये सब जो है ये सभी समाचार पत्र गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया। कब किया गया, यंग इंडिया 1919 में, यंग इंडिया 1919 में। इसके बाद में इंडियन ओपिनियन 1903 में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में किया था 1903 ईस्वी में। और नवजीवन का 1925 में, नवजीवन की स्थापना जो इन्होंने किया 1925 में। उसके बाद में जाकर के हरिजन की स्थापना 1933 में, हरिजन पत्रिका का जो संपादन किया 1933 ईस्वी में। तो इस प्रकार से गांधी जी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे इनको हमने सारा एक वीडियो में कवर किया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, जैसा जो भी लगे आप अपना कमेंट में राय जरूर दें। इसमें जो भी त्रुटियां हैं, देखिए इन त्रुटियों को इग्नोर करते हुए आप बस पढ़ने की कोशिश करिए, सीखने का प्रयास कीजिए। त्रुटियों पे अगर नजर डालिएगा तो त्रुटियां ही दिखेगी। अगर आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा अपना कमेंट में राय जरूर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि यह जानकारी अपने दोस्तों तक भी पहुंच सके। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।